हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 13 में बैटरी और सेल्स के बारे में पढ़ा था और लेड एसिड बैटरी के कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में पढ़ा था। आज हम चार्जिंग मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारे चार्जिंग मेथड्स यूज्ड हो रहे हैं लेड एसिड बैटरी के लिए। तो जो हमारी बैटरी होती है, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, जो कि हमें डीसी सप्लाई को हम बहुत से विधियों से प्राप्त कर सकते हैं, बहुत से तरीक़ों से प्राप्त कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ तरीके हैं, जैसे कि यदि हम डीसी सप्लाई को डीसी मोटर जनरेटर सेट के द्वारा प्राप्त करें या रेक्टिफायर के द्वारा प्राप्त करें या बैटरी चार्जर के द्वारा प्राप्त करें। तो इस तरीके से हम विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से, विभिन्न प्रकार की विधियों से डीसी सप्लाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बाद आता है चार्जिंग के विभिन्न विधियां, अर्थात जो चार्जिंग के तरीके हैं कि किन किन तरीके से चार्जिंग की जा सकती है। तो सबसे पहली विधि है हमारी कांस्टेंट करंट मेथड। कांस्टेंट करंट मेथड, नियत धारा विधि, अर्थात कांस्टेंट मीन्स नियत, करंट मीन्स धारा, मेथड मीन्स विधि। तो इस विधि में चार्जिंग धारा जो रहती है उसका मान बैटरी के चार्जिंग अवधि के दौरान कांस्टेंट रहता है। अर्थात जो हमारी ये विधि रहती है, इसमें चार्जिंग करंट की जो वैल्यू होती है वो जो बैटरी की चार्जिंग अवधि रहती है, जितनी देर बैटरी चार्ज रहती है, अर्थात जो हम हैं इसमें क्या करते हैं, चार्जिंग धारा अर्थात चार्जिंग करंट का मान बैटरी के चार्जिंग पीरियड के टाइम हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। तो जो चार्जिंग पीरियड रहता है इसके दौरान बैटरी की वोल्टेज क्या है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसलिए करंट कांस्टेंट रखने के लिए हमें क्या है, या तो वेरिएबल प्रतिरोध या रेजिस्टेंस आर की हेल्प लेनी पड़ती है, या फिर कांस्टेंट करंट पावर सप्लाई का प्रयोग करना पड़ता है। अर्थात जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने पे क्या होता है, उसकी बैटरी की वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसलिए जो करंट रहती है उसको कांस्टेंट रखने के लिए हम या तो एक वेरिएबल प्रतिरोध या वेरिएबल रेजिस्टेंस आर का यूज करते हैं, या फिर हम कांस्टेंट पावर सप्लाई का यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा कांस्टेंट करंट मेथड कहलाता है। अब इसके सर्किट की बात करें तो कांस्टेंट करंट बैटरी चार्जर का सर्किट यहाँ पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा वेरिएबल इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई सिंगल फेज़ की है। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें कि हमने ब्रिज रेक्टिफायर लगाया, और ब्रिज रेक्टिफायर पर ये हमारे कैपेसिटर हैं, ये चोक है, ये एनोड, ये हमारी बैटरी रही, ये एमीटर रहा, ये रेजिस्टेंस मतलब परिवर्ती प्रतिरोध रहा या वेरिएबल प्रतिरोध रहा। इस तरीके से ये यहाँ पे कनेक्ट है। ये पाई फिल्टर का फिगर है। तो इस विधि द्वारा कई बैटरीज को क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़कर उन्हें एक साथ चार्ज किया जा सकता है। लेकिन इस विधि में दोष हैं। तो इस विधि का दोष है कि चार्ज करने के अन्य तरीकों की तुलना में इसमें क्या है, अधिक टाइम लगता है। दूसरा, एक समय में कई बैटरियां चार्ज करने हेतु हाई वोल्टेज रेटिंग वाले बैटरी चार्जर की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा है, जब आप चार्जिंग सर्किट से किसी भी बैटरी को हटाते हैं या कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, सर्किट को बाधित किया जाना आवश्यक है। अर्थात क्योंकि जो ये हमारा है सर्किट, ये इसमें बैटरियां कनेक्ट होती हैं। तो बैटरियां जब आपस में कनेक्ट होती हैं श्रेणी क्रम में, तो हमें अगर कोई बैटरी यूज करनी है, कोई बैटरी अलग करनी है, तो क्या होगा, पूरे सर्किट को बंद करना पड़ेगा, तब हम इसको बैटरी को यहाँ से अलग कर पाएंगे। तो इस तरीके से ये हमारी कांस्टेंट करंट मेथड था। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट वोल्टेज मेथड की।
तो जो हमारा कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है, इसमें बैटरी को चार्ज करने की ये एक त्वरित विधि है, अर्थात इसमें क्विक चार्जिंग होती है। इस विधि में क्या है कि जो चार्जिंग वोल्टेज है, उस चार्जिंग वोल्टेज को चार्जिंग के दौरान कांस्टेंट रखा जाता है, जबकि जो पिछली विधि थी उसमें क्या था, चार्जिंग करंट को कांस्टेंट रखा जाता था। तो इस विधि में क्या है, शुरू में धारा अधिक होती है जो धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि बैटरीज की वोल्टेज क्या है, बढ़ती जाती है, अर्थात बैटरी की वोल्टेज बढ़ती है और धारा का मान कम होता जाता है। तो इस तरीके से इसमें हम वोल्टेज, कांस्टेंट वोल्टेज को यूज करते हैं। तो इस विधि द्वारा बैटरी चार्ज करने हेतु हमें क्या है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स की ज़रूरत होती है। यदि बैटरी चार्जर के अलावा किसी अन्य स्रोत से हम डीसी प्राप्त कर रहे हैं तो उसे रेगुलेट करने के लिए एक वेरिएबल प्रतिरोध या परिवर्ती यूज किया जाता है, अर्थात हमें जो परिवर्ती प्रतिरोध या वेरिएबल प्रतिरोध आर की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जो इसका फिगर देखें तो कांस्टेंट चार्जिंग, करंट चार्जिंग में क्या है, ये हमें ग्राफ बना हुआ है किसके बीच, टाइम टी के बीच चार्जिंग टाइम और बैटरी वोल्टेज के बीच में, चार्ज करंट के बीच में। तो ये हमारी चार्ज करंट है, ये हमारी बैटरी वोल्टेज है। जैसे जैसे चार्जिंग होती जाती है बैटरी की वोल्टेज हाई होती जाती है। इसी की तरीके से अगर इसका कांस्टेंट बैटरी चार्जर सर्किट का सर्किट है, यहाँ पे भी हमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं और 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज की सप्लाई, यहाँ पे हमने ब्रिज रेक्टिफायर का यूज किया, चोक रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं, लो वैल्यू का बैटरी, वोल्ट मीटर और कैपेसिटर। पिछले फिगर में हम यहाँ पे वोल्ट मीटर का यूज ना करके यहाँ पे क्या कर रहे थे, एम्पियर मीटर का यूज कर रहे थे। तो इस तरीके से जो ये विधि रहती है, इस विधि में सेम वोल्टेज वाली बैटरियों को एक ही समय में पैरेलल में कनेक्ट करके चार्ज किया जाता है, जबकि जो हमारी पिछली विधि थी उसमें क्या करते थे हम, जो बैटरियाँ रहती थी उनको हम श्रेणी क्रम में कनेक्ट करते थे, जबकि इसमें क्या है, हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो जो बैटरियाँ रहती हैं, बैटरियाँ समांतर में कनेक्ट होती हैं इसमें, और बैटरी को हटाने या जोड़ने के दौरान क्या है, चार्जिंग सर्किट को हमें डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात हमारा जो चार्जिंग सर्किट है वो डिस्टर्ब नहीं होता। तो इस तरीके से ये हमारा कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी चार्जर सर्किट का फिगर है। और ये हमारा एक ग्राफ है जो चार्जिंग टाइम के लिए दिया हुआ, कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग के दिया हुआ है। ये हमारी बैटरी वोल्टेज हो गई, चार्जिंग करंट, और ये हमारा बैटरी वोल्टेज शो कर रहा है, ये चार्जिंग करंट को शो कर रहा है। ये हमारा चार्जिंग टाइम हो गया इस टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। तीसरी विधि है हमारी मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो यह जो विधि है यह कांस्टेंट वोल्टेज मेथड के ही समान होती है। इस विधि में भी क्या है, चार्जिंग वोल्टेज को कांस्टेंट रखा जाता है और प्रारंभिक चार्जिंग धारा की बारी रस, अर्थात प्रारंभ में चार्जिंग धारा के उच्च मान से बचने के लिए क्या है, उपयुक्त मान के प्रतिरोध को हम बैटरी के साथ क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं, अर्थात श्रेणी में संयोजित कर देते हैं। और बाद में चार्जिंग धारा कम होने पर प्रतिरोध को परिपथ से बाहर निकाल लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब शुरू में जो चार्जिंग धारा है वो हाई होती है तो प्रतिरोध को बैटरी के साथ श्रेणी में कनेक्ट कर देते हैं, और बाद में चार्जिंग करंट कम होने पर क्या है, प्रतिरोध को परिपथ से बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारी मॉडिफाइड करंट वोल्टेज की वर्किंग हो गई। ये हमारा वर्किंग मेथड है मॉडिफाइड करंट वोल्टेज का। तो इसमें जो रहती है लेड बैटरी,
वो यूज होती है। अब इसका फिगर की बात करें तो ये हमारा इसका फिगर है मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी चार्जर का। ये हमारी सप्लाई है 230 से 50 हर्ट्ज सप्लाई। ये हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर हो गया, ये चोक, ये कैपेसिटर्स यूज हो रहे हैं, ये वोल्ट मीटर, ये टू वे स्विच है आर, जो कि एक तरफ हमारा क्या है वेरिएबल रजिस्टर को शो कर रहा है और दूसरी तरफ डायरेक्ट करंट को शो कर रहा है। तो जब हमें इस वेरिएबल रजिस्टर की ज़रूरत नहीं रहेगी तो ये स्विच को इस लाइन से कनेक्ट कर दिया जाएगा जब हमें हाई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी। तो इस तरीके से ये हमारी बैटरी से कनेक्ट है। तो ये हमारा मॉडिफाइड कांस्टेंट वोल्टेज बैटरी चार्जर था। तो इस तरीके से जो हमारी लेड एसिड बैटरी रहती है वो स्टोर करती है केमिकल एनर्जी को और इस एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब हमें ज़रूरत होती है। तो द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम केमिकल टू इलेक्ट्रिकल इज नोन एज चार्जिंग। अर्थात जो हमारी एनर्जी रहती है उसका कन्वर्जन कौन से केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन अर्थात रूपांतरण केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज, उसका क्या कहलाता है? चार्जिंग कहलाती है। व्हेन द इलेक्ट्रिक पावर चेंज इनटू केमिकल एनर्जी देन इट इज़ नोन एज चार्जिंग ऑफ द बैटरी। अर्थात जो हमारी इलेक्ट्रिकल पावर है वो चेंज हो जाती है केमिकल एनर्जी में, तो देन इट इज़ नोन एज चार्जिंग ऑफ द बैटरी। तो वो हमारी क्या कहलाती है? चार्जिंग ऑफ द बैटरी। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस द करंट पासिस इनसाइड द बैटरी बिकॉज ऑफ केमिकल चेंजेस। तो इस तरीके से जो हमारी बैटरी रहती है जब चार्ज होती है तो क्या होता है उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है? केमिकल चेंजेस की वजह से करंट का फ्लो होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा चार्जिंग मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे कि चार्जिंग मेथड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जो चार्जिंग मेथड्स हैं ये हमारे 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है कांस्टेंट करंट चार्जिंग। तो जो ये चार्जिंग रहती है ये इसमें क्या है? करंट कांस्टेंट रखी जाती है। तो द चार्जिंग करंट इज केप्ट कांस्टेंट थ्रू आउट द चार्जिंग पीरियड बाय रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस इन द सर्किट एज द बैटरी। अर्थात जो ये चार्जिंग करंट है इसमें कांस्टेंट रखी जाती है किसके द्वारा? चार्जिंग पीरियड बाय रिड्यूसिंग द रेजिस्टेंस। अर्थात जो हमारा चार्जिंग पीरियड है वो रिड्यूस किया जाता है रेजिस्टेंस के द्वारा इन द सर्किट एज द बैटरी वोल्टेज गोज अप, जब तक कि बैटरी वोल्टेज अप होती है। तो कांस्टेंट करंट चार्जर वेरीज द वोल्टेज दे अप्लाई टू द बैटरी टू मेंटेन ए कांस्टेंट करंट फ्लो एंड स्विच ऑफ व्हेन द वोल्टेज रीचेज द लेवल ऑफ ए फ्यूल चार्ज। तो दिस डिजाइन इज यूजुअली यूज्ड फॉर निकल कैडमियम एंड निकल मेटल हाइड्राइड सेल्स और बैटरी। तो in this method of charging the batteries are connected in series so as to from group and each group charge from the DC supply maintenance। तो इस तरीके से जो हमारी constant current charging है इसमें हमारी DC सप्लाई यूज होती है। और the number of charging in each group depends upon the charging circuit voltage which should not be less than the 2.7 volt per second। अर्थात जो वोल्टेज है 2.57 वोल्ट पर सेकेंड पर सेल से कम नहीं होगी। इन ऑर्डर ऑफ अवॉइडेंस एक्सरसाइज गैसिंग और ओवर हीटिंग द चार्जिंग में बी कैरीड आउट इन 2 स्टेप। अर्थात हम उसकी गैसिंग और ओवर हीटिंग को अवॉइड करने के लिए हम चार्जिंग को 2 स्टेप में करते हैं। एंड इनिशियल चार्जिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली हायर करंट एंड फिनिशिंग रेट ऑफ लो करंट। और चार्ज करंट इज अप्रोक्सीमेटली 1/8 ऑफ इट्स एम्पियर रेटिंग। एक्सिस वोल्टेज ऑफ द सप्लाई circuit is absorbed in the series resistor. The group of the battery to be charged should be so connected that the series resistance consume as little energy as possible, and the current carrying capacity of series resistor should be greater than or equal to the required charging current, otherwise the resistance will overheated or burn out। अर्थात जो हमारी करंट कैरिंग कैपेसिटी है उस सीरीज रेजिस्टेंस की वो क्या है,
हाई होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए रिक्वायर्ड चार्जिंग करंट के, नहीं तो क्या है जो हमारा रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा। द ग्रुप ऑफ बैटरीज विच इज़ टू बी सिलेक्टेड शुड हैव द सेम कैपेसिटी, अर्थात जो हम बैटरीज सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो वो क्या होनी चाहिए, एक ही वैल्यूज़ की होनी चाहिए। और इफ़ द बैटरी हैज़ डिफरेंट कैपेसिटी देन दे विल हैव टू बी सेट अकॉर्डिंग टू एट लीस्ट कैपेसिटी, और अगर वो अलग अलग वैल्यूज़ की हैं तो उन्हें अलग अलग वैल्यूज़ के हिसाब से सेट किया जाना चाहिए जो हमारा चार्जिंग मेथड रहता है उसमें। तो इस तरीके से ये हमारा कांस्टेंट करंट चार्जिंग मेथड था। अब हम बात करेंगे कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग की। तो इन दिस चार्जिंग द चार्जिंग वोल्टेज इज kept throughout the charging process. The charging current is high in the beginning when the battery is in the discharge condition. The current is gradually dropped off as the battery picked up charge, resulting in its back EMF. A constant voltage charger is basically a DC power supply, which in its simplest form may consist of a step down transformer from the main with a rectifier to provide the DC voltage to charge the battery. Such simple designs are often found in a car battery charger, the lead acid cells used for car and backup power system. तो इस तरीके से जो हमारे लेड एसिड बैटरी सेल्स रहते हैं उनका यूज कार और बैकअप पावर सिस्टम्स में यूज होता है। और टिपिकली यूज ऑफ वोल्टेज चार्जर इन द एडिशन lithium ion cell often use constant voltage system, although these usually are more complex with added circuitry to protect both the batteries and the user safety. तो most common method of charging the LED battery, दूसरा reduce the charging time and increase the capacity up to 20%. This method reduce the efficiency by approximately 10%. And the large charging current at the beginning of the charge is relatively short during and will not harm the cell. तो इस तरीके से ये हमारे कांस्टेंट वोल्टेज चार्जिंग था। अगर हम बात करें अदर टाइप्स ऑफ चार्जिंग की तो ये हमारे कुछ अलग अदर टाइप्स ऑफ चार्जिंग हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है हमारा टेपर करंट चार्जिंग। तो दिस इज चार्जिंग फ्रॉम ए क्रूड अनरेगुलेटेड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स। तो जो ये चार्जिंग है ये हमारी अनरेगुलेटेड कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स के चार्जिंग के काम आता है। दूसरा है हमारा पल्स चार्जिंग। तो पल्स चार्जर फीड द चार्ज करंट टू द बैटरी इन पल्स, अर्थात जो हमारा पल्स चार्जर रहता है वो क्या होता है, बैटरी को जो करंट देता है वो पल्स के रूप में देता है, अर्थात कंटिन्यूस पल्स सप्लाई नहीं देता है, वह उसे चार्जिंग के लिए पल्स भेजता है। तीसरा है हमारा ब्रफ चार्जिंग। तो जो ये ब्रफ चार्जिंग रहती है इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स और नेगेटिव पल्स चार्जिंग, जो इसका यूज इन कंजक्शन विद पल्स चार्जिंग। इट अप्लाइज ए वेरी शॉर्ट डिस्चार्ज पल्स, ये एक बहुत शॉर्ट डिस्चार्ज पल्स को अप्लाई करती है। टिपिकल 2 to 3 times the charging current for 5 milliseconds during the charging rest period or to depolarize in the cell. अगला है IUI चार्जिंग। तो दिस इज ए रिसेंटली डेवलप्ड चार्जिंग प्रोफाइल used for a fast charging standard flooded battery is charged at a constant rate until the cell voltage reached a preset value, normally a voltage near to that at which glazing over occurs, known as the bulk charge phase. When the preset voltage has reached to that at which gassing occurs, known as the bulk charge phase, and when the preset voltage has been reached, the charger switch into the constant voltage phase and current drawn by the battery will gradually drop until it reach another present level.
Finally, the charger switch again into constant current mode and the voltage continues to rise up a new higher present limit when the charger is switch off. Next charging है trickle charging. तो trickle charging is designed to compensate for the self discharge of battery. तो ये ट्रिकल चार्जिंग जो होती है वो सेल्फ डिस्चार्ज ऑफ बैटरी के लिए यूज होता है. अगला है हमारा फ्लोट चार्जिंग. तो द बैटरी एंड द लोड आर परमानेंटली कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द डीसी चार्जिंग सोर्स एंड हेल्ड एट ए कांस्टेंट वोल्टेज बिलो द बैटरीज अपर वोल्टेज लिमिट यूज्ड फॉर इमरजेंसी पावर. नेक्स्ट है हमारा रैंडम चार्जिंग. तो all of the above application involves controlled charge the battery. However, there are many applications where the energy to charge the battery is only available or is delivered in some random uncontrolled way. This applies to automotive application where the energy depend on the engine speed which is continuously charging. More beginning application are in solar panel installation which can be only be charged when the sun is shining. These all require special techniques to limit the charging current or voltage to level which the battery can tolerate. इस तरीके से ये हमारे चार्जिंग मेथड्स थे. तो टेपर करंट चार्जिंग, पल्स चार्जिंग, ब्रब चार्जिंग, IUI चार्जिंग, टिकल चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग और रैंडम चार्जिंग. अब हम बात करेंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी, अर्थात बैटरी के देखभाल तथा रख रखाव. किस तरीके से बैटरी का देखभाल और रख रखाव किया जाना चाहिए. तो जो हमारी बैटरी रहती है वो क्या करती है, डीसी आपूर्ति का एक सरल स्रोत है, अर्थात इसमें डीसी सप्लाई दी जाती है. लेकिन अगर ऑपरेशन के दौरान और तथा उपयोग ना होने के दौरान इसकी ठीक से देखभाल नहीं की जाती है तो क्या है, ये कम अवधि में ही ख़राब हो जाती है. इसलिए लंबे जीवन और एफिशिएंट सर्विस के लिए क्या है, लेड एसिड सेल की देखभाल और मेंटेनेंस करना ज़रूरी होता है. तो इसके लिए हमें निम्न बातें ध्यान में रखनी होती हैं. तो हमारी सबसे पहले ध्यान में रखने वाली बात होती है कि सेल को कभी भी 1.8 वोल्ट से नीचे डिस्चार्ज नहीं होने देना चाहिए. अर्थात जो हमारा सेल है उसकी वैल्यू 1.8 वोल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए. दूसरा है हमारा सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी 1.8 से नीचे नहीं होना देना चाहिए, अर्थात बिल्कुल डाउन नहीं होना देना चाहिए, कम से कम 1.8 वोल्ट रहे. तीसरा है हमारा सेल की धारा की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग धारा है वो क्या है, मैन्युफैक्चरर द्वारा जो मैनुअल में दी होती है उसके या निर्दिष्ट होती है उसकी दर के अनुसार ही रखी जानी चाहिए. अर्थात जो है द लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट शुड ऑलवेज बी मेंटेन टू द लेवल एज स्टेटेड इन द इट्स मैनुअल. और अगले की बात करें तो जो हमारा लेड सल्फेट है इसकी सेटिंग अर्थात जमने से बचाने के लिए सेल को इसके निरावेशन के तुरंत बाद ही रिचार्ज किया जाना चाहिए. अगर ये ज़्यादा समय तक डिस्चार्ज रहेगा तो क्या होगा, बैटरी ख़राब हो जाएगी. पाँचवा है बैटरी चार्ज करते समय इसके धनात्मक टर्मिनल अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल की को आपूर्ति के धनात्मक टर्मिनल और सप्लाई के ऋणात्मक टर्मिनल के साथ इसके टर्मिनल को जोड़ा जाना चाहिए. सेल का जो तापमान है वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रखा जाना चाहिए. और चूँकि कुछ गैसें क्या है विसर्जित होती हैं तो इसलिए बैटरी चार्जिंग जो है वो बैटरी चार्जिंग रूम अच्छी तरह से हवादार होना चाहिए. बैटरी चार्ज करने के दौरान स्पार्क और फ्रेम बैटरी को से दूर रखना चाहिए ताकि जो उत्पादित गैस है वो आग ना पकड़े. गैसिंग इत्यादि के कारण पानी का नुकसान केवल डिस्टिल्ड पानी को डालकर किया जाना चाहिए
अर्थात जो पानी कम हो उसकी जगह पर डिस्टिल्ड पानी ही डाला जाना चाहिए। यदि बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट डालना आवश्यक है तो केवल शुद्ध रंगहीन सल्फ्यूरिक एसिड का ही यूज किया जाना चाहिए। और प्रत्येक सेल की प्लेट कम से कम 2 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट में डूबी रहनी चाहिए। अर्थात जो इसका इलेक्ट्रोलाइट का लेवल है वो 2 सेंटीमीटर ऊंचा रहना चाहिए कम से कम। बैटरी के टर्मिनल को गैर जंग पदार्थ के साथ नियमित रूप से साफ़ किया जाना चाहिए। अर्थात जो बैटरी के टर्मिनल है उसे ऐसे पदार्थ के साथ जिसके जंग ना आए उसके साथ नियमित रूप से साफ़ किया जाना चाहिए और वैसलीन आदि द्वारा लगाना चाहिए। बैटरी के लिए चार्जिंग और स्टोरिंग कक्ष गंदगी के और धूल से मुक्त होना चाहिए। जो हमारा चार्जिंग रूम रहे या जिसमें बैटरी रखी हो वो रूम क्या है, धूल रहित होना चाहिए और इसमें नमी नहीं होनी चाहिए, डैम्प प्रूफ भी होना चाहिए। लेड एसिड सेल को लंबे समय तक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कभी भी संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए। तो जब बैटरी की लंबी अवधि करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात जब बैटरी की लंबे समय तक आवश्यकता नहीं है, तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट को उचित पीरियड में फ्रेशिंग चार्ज सेल को दिया जाना चाहिए। उपयोग नहीं होने पर बैटरी को टिकल चार्जिंग पर रखा जाना चाहिए। बैटरी टर्मिनल की शॉर्टिंग सर्किट बचाव हेतु उपयोग किए जाते चाहिए। अर्थात जो बैटरी टर्मिनल की शॉर्ट सर्किट से बचाव किया जाना चाहिए, वो शॉर्ट सर्किट ना हो। समय समय पर कैप के बंद छेद अर्थात बेंट होल्स की जांच करनी चाहिए ताकि जो धूल और गंदगी है इसके कारण उसमें अवरोध उत्पन्न ना हो जाए। अर्थात जो हमारे बेंट छेद रहते हैं जिनके द्वारा हम डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं बैटरी में, उनको भी समय समय पर चेक किया जाना चाहिए। निर्माता के जो निर्देश रहते हैं उनका भी पालन किया जाना चाहिए। अर्थात जो उसके द्वारा लिखी हुई रीडिंग्स रहती हैं, इसके अलावा कुछ यूजेस के तरीके बताए जाते हैं, तो उन सब का ध्यान रखना चाहिए। सेल के वोल्टेज और स्पेसिफाई ग्रेविटी को सप्ताह में कम से कम एक बार जांचना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट के फैलाव कपड़े और त्वचा को जला सकते हैं, तो बैटरी को हैंडल करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए। अर्थात जो इलेक्ट्रोलाइट्स हम केमिकल यूज होता है उसको हमें अपने कपड़ों और त्वचा से दूर रखना चाहिए, नहीं तो वो क्या जला सकता है। तो इस तरीके से ये हमारा पॉइंट था जो हमारे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेड एसिड बैटरी थे। अब बात करते हैं रेटिंग ऑफ बैटरी की बैटरी की रेटिंग। तो बैटरी को उसके वोल्टेज, करंट और समय को ध्यान में रखकर ही की जाती है। जो उसकी रेटिंग रहती है बैटरी की वो वोल्टेज, करंट और टाइम को अकॉर्डिंग की जाती है। तो इस तरीके से मुख्यतः 2 टाइप की रेटिंग की जाती हैं। तो एक तो टाइप की रेटिंग होती है एम्पियर हावर रेटिंग और दूसरी होती है वाट हावर रेटिंग। तो इस तरीके से जो रेटिंग है वो 2 टाइप की रेटिंग होती हैं। तो जो एम्पियर हावर रेटिंग है इसमें क्या है, हमारे निर्धारित घंटों को निर्धारित घंटों में निर्धारित धारा प्रदान कर सकने की बैटरी की क्षमता को दर्शाते हैं। अर्थात यदि बैटरी की रेटिंग 150 एम्पियर पर हावर है तो यह 10 एम्पियर धारा 15 घंटों के लिए या 15 एम्पियर धारा 10 घंटों के लिए या 5 एम्पियर धारा 30 घंटों के लिए प्रदान कर सकती है। तो इस तरीके से ये हमारा एम्पियर हावर रेटिंग कहलाता है। अगर हम वाट हावर रेटिंग की गणना बैटरी की एम्पियर हावर रेटिंग और डिस्चार्जिंग के समय औसत वोल्टेज जो रहती है 150, वो औसत वोल्टेज को गुणा करके की जाती है। अर्थात जो हमारी वाट हावर रेटिंग रहती है वो बैटरी की एम्पियर वाट हावर रेटिंग और डिस्चार्जिंग के समय औसत वोल्टेज को गुणा करके प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए किसी बैटरी की एम्पियर हावर रेटिंग 150 AH है और एवरेज डिस्चार्जिंग वोल्टेज 2 वोल्ट है, तो क्या है इसकी वाट हावर कैपेसिटी जो होगी वो क्या होगी 150 गुणा 2 अर्थात 30 वाट पर हावर होगी। तो इस तरीके से ये हमारी
क्या है, वाट आवर एफिशिएंसी है, मतलब वाट आवर रेटिंग है। अब हम बात करेंगे एफिशिएंसी ऑफ बैटरी की। तो जो हमारी एफिशिएंसी रहती है वो बैटरी के इनपुट और आउटपुट के अनुपात को बैटरी की हम एफिशिएंसी कहते हैं, अर्थात बैटरी की दक्षता कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी पिछली रेटिंग्स थी, जो किसकी थी, एम्पियर आवर रेटिंग थी और वॉट आवर रेटिंग। तो इनके आधार पर क्या है, बैटरी को की दक्षता की गणना दो प्रकार से कर सकते हैं। पहली होती है प्रथम विधि में इसके धारा और समय को कंसीडर किया जाता है, जबकि दूसरी विधि में धारा व समय के अतिरिक्त वोल्टेज पर भी को भी कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारी दक्षता है वो दो टाइप की रहती है, एक तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी और दूसरी वाट आवर एफिशिएंसी। तो एम्पियर आवर एफिशिएंसी में यदि आईडी और आईसी क्रमशः बैटरी की निरावेशन और आवेशन धारा है, अर्थात जो हमारी आईडी हो गई निरावेशन धारा डिस्चार्जिंग करंट, और आईसी हो गई हमारी आवेशन धारा अर्थात चार्जिंग करंट, और टीडी और टीसी भी हमारे क्या हो गए, अनावेशन समय और आवेशन समय। अच्छा, अर्थात जो टीडी रहा हमारा वो क्या है, हमारा टीडी हमारा हो गया निरावेशन समय अर्थात डिस्चार्जिंग टाइम, और टीसी हमारा क्या हो गया, चार्जिंग टाइम। तो इस तरीके से एम्पियर आवर इनपुट जो होगा वो आईसी इंटू आईसी होगा और टीसी होगा। तो इस तरीके से जो हमारी इनपुट आवर यूनिट है वो आईसी और टीसी हो जाएगी। और जो एम्पियर आवर आउटपुट है वो हमारा आईडी और टीडी हो जाएगा, और बैटरी की एम्पियर घंटा दक्षता टीडी आईडी अपॉन आईसी टीसी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी अगर प्रतिशत एफिशिएंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। अब बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ फुल्ली चार्ज बैटरी की क्या इंडिकेशंस रहते हैं जिन्हें देखकर हम कह सकते हैं कि ये बैटरी फुल्ली चार्ज है। तो पहला हो गया विजुअल, देखकर तो बैटरी पूरी तरह चार्ज है या नहीं है, बैटरी को देखकर इसका पता लगाया जा सकता है। पूरी तरह चार्ज बैटरी की धनात्मक प्लेटें चॉकलेट ब्राउन रंग की होंगी और ऋणात्मक प्लेट ग्रे रंग की और दूधिया रंग की होंगी। अगर भौतिक अवस्था द्वारा पता करें तो एक पूरी तरह से चार्ज बैटरी से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है। तो ऑक्सीजन धनात्मक प्लेटों से और ऋणात्मक प्लेटों से हाइड्रोजन उत्सर्जित होती है। अगर इलेक्ट्रिकली देखें तो इलेक्ट्रिकली विद्युत के अभिलक्षणों का अब से अभिप्राय है कि जैसे जो इलेक्ट्रोलाइट रह रहा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जो विशिष्ट गुरुत्व है, वो बैटरी के वोल्टेज अर्थात बैटरी वोल्टेज अर्थात तो जो हमारा हाइड्रोमीटर द्वारा मापा जाता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मान बैटरी के चार्ज की स्थिति को बताता है। तो पूरी तरह चार्ज बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.26 होती है, और सेल टेस्टर द्वारा मापी गई पूरी तरह से चार्ज बैटरी की वोल्टेज लगभग 2 वोल्ट प्रति सेल होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरा होता है। थैंक यू।